नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज चैप्टर 1 का हमारा पार्ट 3 है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ये आज हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं हम जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने उसमें? जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने बैलेंस करना पढ़ा था। तो कोई सी एक रिएक्शन ले लीजिए जिसको आप बैलेंस कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख लेता हूं Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। क्या रिएक्शन बनेगी यहां से? NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Na2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ऐसे मैं इनको बैलेंस कर सकता हूँ। इनके बाद मैंने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके बाद हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताइए क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था, नाम के ऊपर गया, बढ़िया आदमी है भाई, दो लोगों को कंबाइन करके सिंगल रिश्ते में जोड़ना कॉम्बिनेशन कहला रहा है। बस सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स है, कंबाइन होंगे एक सिंगल, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। क्या कहलाएगा भाई? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने कल देखा था Na प्लस H2O क्या बना रहा था, ये NaOH बना देता है। ठीक है, प्लस H2 गैस भी निकलती है लेकिन हीट के लिए। और दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, जैसे मैं H2 प्लस O2 की बात करता हूँ, इसको रहने दीजिए क्योंकि इसमें हीट भी हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ H2 प्लस O2 की, तो वो मुझे बना के देगा 2H2। ठीक है, वाटर हो गया। इसके बाद हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? भाई मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी, अगर जुड़े हैं तो टूटेंगे भी। समझ रहे हैं आप? तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट दो या दो से एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था CaCO3, तो ये इसने मुझे बनाकर दिया था CaO प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था व्हाइट वॉशिंग में, जिससे हमारे पास व्हाइट शाइनी अपीयरेंस बॉल का आता है। वो किसकी वजह से आता है दोस्तों? वो हमारे CaCO3 की वजह से आता है। ठीक है, अच्छा, ये जो CaCO3 है ये CaO और CO2 में ब्रेक हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अ रिएक्शन इन विच एटम डिस्प्लेसेस अदर एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, या सॉल्ट जो भी लिखना चाहे आप, फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करके उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, ये अपना खुद का सॉल्ट बना लेता है, खुद का एक कंपाउंड बना लेता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, एटम एलिमेंट आप डेफिनेशन में कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर रिएक्शन इन विच एटम की जगह एलिमेंट डिस्प्लेसेस आ जाएगा, है ना। एलिमेंट डिस्प्लेसेस, ये भी सही डेफिनेशन होती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और क्या कर लेता है, अपना खुद का एक सॉल्ट या अपना खुद का एक कंपाउंड बना देता है। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं CuSO4 के बारे में, आपने सुना है, इट इज कॉपर सल्फेट। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, किसी से भी करवा दीजिए आप, Na से करवा दी मैंने, किससे करवा दी मैंने? Na से करवा दी। ठीक है, Na कौन सा मेटल होता है? Na होता है सोडियम। तो क्या बनेगा भाई, मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4।
Na2SO4 बन गया। अच्छा देखो, ये जो भाई साहब थे, एक नॉर्मल सी बात समझना, Na भाई साहब पहले गरीब हुआ करते थे, तो जो SO4 दीदी थी वो CU भाई साहब के पास थी, ठीक है। कहाँ थे? CU भाई साहब के पास थे, ठीक है। जैसे ही उन्हें समझ में आया, वो धड़कन मूवी वाला सीन है भाई पूरा, ठीक है। तो जैसे ही इन्हें समझ में आया कि भाई साहब की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसे मेटल है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनकी समाज में पूछताछ इज्जत ज्यादा है। तो जैसे ही पता चला SO4 को कि भाई Na भाई की समाज में इज्जत ज्यादा है, तो जो SO4 भाई थे उन्होंने फट से वो किधर चले गए? Na के पास चले गए, ठीक है। मतलब कि Na ने Cu की हैसियत कम कर दी और SO4 को अपने साथ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि Na ज्यादा रिएक्टिव मेटल है Cu से, ठीक है। Na मतलब सोडियम, Cu मतलब कॉपर। तो ये क्या बना? यहाँ पे मेरा जो बन गया वो बन गया सोडियम सल्फेट, ठीक है। प्लस में इसकी रिएक्शन यहाँ पे और क्या बचेगा? Cu भाई साहब अकेले रह गए, ठीक है। इसको एक बार बैलेंस कर लीजिए। Na2SO4 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, Na के पास मैं 2 लगा दूंगा, 2 Na हो गया। Na2SO4, ठीक है। SO4 एक ही है, Cu एक ही है, बाकी सारी चीजें हमारी बैलेंस है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और क्या कर सकते हो आप भाई? Cu भाई साहब को हर किसी ने धोखा दिया है, जैसे Na ने दिया, तो यहाँ पर इनको आयरन ने भी धोखा दिया है, ठीक है। सोडियम ने तो दिया ही दिया, आयरन ने भी क्या कहा? आयरन ने कहा कि चलो भाई एक कंपाउंड मैं भी तुम्हें बना के दिखाता हूँ। Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, जो हमारा Fe है, Fe मतलब आयरन है, वो जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है? नॉर्मल FeSO4, सिंपल। वो क्या बना देगा? FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या बचा? Cu बचा, ठीक है। FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर, और यहाँ पे भी ये मेरा कॉपर सल्फेट है, ये मेरा आयरन है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ तक क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स करना है तो नोट बना लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, वो है पीवी वाला। किसका क्वेश्चन है वो? पीवी मतलब लेड। तो मैं ये वाली रिएक्शन मिटा देता हूँ। कॉपर क्लोराइड, ठीक है। लेड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? लेड पीबी से रिप्रेजेंट होता है, ये लेड एक मेटल होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2, CuCl2, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? अच्छा खुद देख लीजिए, इसका नाम कॉपर क्लोराइड हो गया। सोचिए जरा क्या बनाएगा ये? हमने देखा भाई Cu भाई साहब बढ़िया धोखे खा रहे हैं, बिल्कुल फेमस हो चुके हैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं खुल के, ठीक है। तो भाई धोखे खा खा के जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अकेले रह जाते हैं लास्ट में, ये देखो अकेले रह गए। तो यहाँ पर भी इनका क्या होगा? पीवी भाई साहब जो है वो Cl को लेकर निकल लेंगे, PbCl2 प्लस ये जो Cu भाई साहब है, ये फिर से अब अकेले रह जाएंगे। इक्वेशन में जाएगी लेड क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? लेड क्लोराइड, Cl2 Pv एक है, Pv एक है, Cu एक है, Cu एक है, मतलब ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो अगली रिएक्शन आएगी वो आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने क्या कहा कि भाई एक एलिमेंट अपने सॉल्ट में, सॉरी, एक जो एलिमेंट रहता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट से अलग करता है, और जो उसके सॉल्ट का नेगेटिव पोर्शन रहता है, जो आयंस, नेगेटिव आयन, एनायन वाला पोर्शन रहता है, उसके साथ खुद रिएक्ट कर जाता है, और जो एक दूसरा एलिमेंट बचता है वो अकेला रह जाता है, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन था, आप लिख लियो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे व्हेन अ ग्रुप ऑफ आयन और एटम, ठीक है, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, डिस्प्लेसेस each other from their salt compound लिख लीजिए, and forms new compound, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऐसी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन भाई, जैसे मान लो अदला बदली वाला खेल है, जैसे मान लो 2 लोग यहाँ हैं, 2 लोग यहाँ हैं, ठीक है। तो इसका एक बंदा इसके पास आ गया, इसका एक बंदा इसके पास चला गया, दोनों ने नए कंपाउंड बना लिए। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसके बारे में एक और चीज याद रखना, इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दो कंपाउंड बनेंगे, जो दो नए कंपाउंड बनेंगे, उनमें से कोई सा एक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में या फिर मतलब ऐसे आपको क्रिस्टल्स टाइप के फॉर्म में उस सॉल्यूशन के नीचे जमा हुआ दिखेगा। वो क्या करेगा, धीरे से जो नया कंपाउंड बनेगा तो वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे सॉलिड्स के फॉर्म में वो कहाँ जमा हो जाएगा, उस बीकर के जहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी जो नीचे वो जो सब्सटेंस जमा हुआ है, सॉलिड रेसिड्यू जो बचा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल देखिए इसका, अभी जैसे हम आपको बताए थे बैलेंस करने में, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट प्लस ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, देखो Na2SO4 है, BaCl2 है। ठीक है, आपको पता है जो Na है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे लिख लो आराम से कि जो Na है वो भाई ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Ba से, मतलब Na जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, Na के पास इतनी पावर है कि इसका घर उजाड़ सके, तो Na क्या करेगा, NaCl2 को अपने साथ ले लेगा, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना देगा वो क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, Ba बचा है, SO4 बचा है, तो प्लस में आप लिख दीजिए BaSO4। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इनके नाम क्या होते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। इनके स्टेट भी लिख लीजिए, ये एक्वस में होता है, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, और ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये हो गया बेरियम सल्फेट। क्या हो गया, ये बेरियम सल्फेट। अच्छा, अब बताओ, आप लोग बताइए इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन होगा, आप लोग बताइए जरा। मैं बता देता हूं आपको, ये जो बेरियम सल्फेट होगा, इसके बाद आप ऐसा एरो बना लीजिए, मतलब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा ये। ठीक है, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी का फुल फॉर्म प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होगा। जब भी आप ये जो भी आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब होगी, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक व्हाइट कलर का रुई जैसा दिखता है, बिल्कुल छोटे छोटे दानों टाइप में, ये उस बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप डेफिनेशन एक और बार देख लीजिए। उसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप ऑफ आयन जो रिएक्टेंट में रहते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं ईच एक दूसरे को, दे डिस्प्लेसेस ईच अदर। ठीक है, दे डिस्प्लेसेस ईच अदर, और अपने नए कंपाउंड बना लेते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। और एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, और किसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, सोडियम का हम ले लिए हैं, सोडियम ब्रोमाइड का NaBr का एग्जांपल ले सकते हैं AgNO3 के साथ। चलिए देखते हैं AgNO3 के साथ, AgNO3, Ag हम आपको बताए थे कौन सा मेटल होता है, सिल्वर, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, प्लस किसके साथ ले लीजिए, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। चलिए, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, AgBr हो गया। बताइए क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, ट्राई करिए जरा, क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हमारे पास, ट्राई किए हैं। AgBr कैसे बना, ऐसे बना भाई, Na हमें पता है, Na क्या है, इन सब में तो Na सबसे ऊपर है भाई, ये Br सिर्फ Na क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बना देगा, ये हमारे पास बना देगा AgBr हो गया, AgBr हो गया, प्लस Na बचा, इधर से NO3 बचा, तो NaNO3। ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम हो जाएगा सर इसका, सोडियम नाइट्रेट। चलिए, अब आप बताइए इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट है और कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं है, और जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर क्या है, आप लोग बताइए, डिसाइड करिए जरा, सोचिए। चलिए, AgBr जो है, AgBr ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसे कलर का होगा, येलो कलर का। कैसे कलर का होगा, येलो कलर का।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या, एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस ये आप बना सकते हैं। अच्छा NaNO3 NaCl इनका प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बेटा ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, ये आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं, लेकिन ये जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड ये पानी के अंदर नहीं घुलता, BaSO4 पानी के अंदर नहीं घुलता और ये PPT बाहर निकाल देता है। तो अभी तक आप इन दो रिएक्शंस को देखकर आप इतना समझ गए होंगे कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसी को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। Ag ने किसको डिस्प्लेस, सॉरी Ag ने अपने साथ किसको ले लिया, Br को ले लिया, और Na ने अपने साथ किसको ले लिया, NO3 को ले लिया, ठीक है, NaNO3 और AgBr। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ था, Na2SO4 था, BaCl2 था, तो Na ने Cl को अपने साथ ले लिया, Ba ने SO4 को, मतलब इसका जो कैटायन वाला पार्ट है, मेटल वाला जो पार्ट है वो इधर के नॉन मेटल के साथ, और इसका जो मेटल वाला पार्ट है वो इधर के नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है और अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है। जनरली एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, जनरली बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें नो रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है चैप्टर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरे डिटेल में बताया गया है कि कौन सा मेटल ज्यादा, जैसे Na से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमने इतने सारे मेटल्स पढ़े, इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है, वो चैप्टर 3 का टॉपिक है, तो मैं आपको चैप्टर 3 में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसको कॉपर कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को कॉपर, भले ही कॉपर मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार वो ऐसा लिख के दे देंगे आपको कि CuCl2+H, तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पर H2O हो गया, ठीक है। तो H यहाँ तो हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस करके HCl बना सकता है, लेकिन कभी ऐसा लिख दिया जाए HCl+Cu, तो इसका मतलब Cu मेटल है, H नॉन मेटल है, एसिड HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी आपको CuCl2 प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये बात याद रखिएगा। बाकी आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शंस हैं, इजी है, ठीक है। तो कैसे अपन डिस्क्राइब करेंगे इन्हें, जैसे कि आप नाम ही दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन मैं ऐसा कह सकता हूँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इनके बीच में पोर्शन बना दीजिए। देखिए ऐसी रिएक्शंस को एक साथ पढ़ लो, उससे क्या होता है, हमें डिफरेंस समझ में आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें अगर एक की भी प्रॉपर्टी याद है, जैसे अगर मुझे याद है कि भाई ऑक्सीजन में क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट याद हो जाता है कि रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में अगर मैं ऑक्सीडेशन में ऐड कर रहा हूं तो रिडक्शन में रिमूव करूंगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो उसका अपोजिट एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती हो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, a reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed is called oxidation reaction, ठीक है। इसका अपोजिट कर दो यहाँ पे, इसका अपोजिट क्या करेंगे आप, a reaction in which ऑक्सीजन की जगह, ये देखिए ये हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव। उल्टा कर दीजिए, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक ऐसी रिएक्शन, ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ये रिडक्शन कहलाएगा। इनको अंडरलाइन करके रखिएगा आपको, एडेड, रिमूव्ड, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन करवाता हूँ, किसकी, ऑक्सीडेशन करना है मुझे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन करवाता हूँ H2+O2, सिंपल,
कहीं और नहीं जाना, H2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया H2O, 2 लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और क्या एग्जांपल बन सकता है इसका, फर्स्ट चैप्टर तो चल ही रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखे थे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा देता हूं मैं O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा 2MgO, क्या बन जाएगा 2MgO। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें, मैं कहां से लिख रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं इस चीज पे। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये डेफिनेशन लिखिए, इसमें आप आगे भी लगा सकते हैं, एंड अ रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी चीजें क्लियर है। इसके लिए भी मैं आपको एक क्या कहते हैं इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। MgO हो गया। चलिए, ये तो आपने बात कर ली ऑक्सीजन के ऐड करने की, भाई ऑक्सीजन को कैसे ऐड किया जाता है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं Na2H ले लेता हूं, सॉरी NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाता हूँ, NaH, बढ़िया चल रहा है हमारा, NaH ले लिया हमने, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं मैं आपको, अगर मैं NaH की जगह कुछ ऐसी चीज लेता हूँ जो थोड़ा और आपको इजी पड़े, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ H2S गैस ले लीजिए, ठीक है। H2S गैस ले लीजिए, आपने सुना भी नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ज्यादा इजी पड़ेगा वो आपको, ठीक है। H2S गैस ले लीजिए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, मैं एग्जाम्पल कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं आपको इतने इजी एग्जाम्पल दे दूं जो आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि हाँ भाई पूरी फिल्म किसके ऊपर बन रही है, ठीक है। नहीं तो फिर वही कैसा होगा, भाई पढ़ लिए है रामायण, बढ़िया जय हनुमान ज्ञान सागर पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, बुद्धि अभी भी बैल बुद्धि का यूज कर रहे हैं, वो नहीं करना है हमको, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश, हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए, जब हम एग्जाम देने जाते हैं बहुत सारी गलतियां होती है, माइंड फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे पहली चीज तो आपके पास टाइम लिमिटेशन आ जाता है। टाइम लिमिट है भाई, कितना, कि भाई 3 घंटे में पेपर करना है। मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत है, बहुत है, लेकिन फिर भी होता क्या है ना कि बाउंडेशन लगा देते हैं ना, तो वो चीज नहीं कर पाते। लास्ट ईयर का मैं पेपर देखा था, बहुत सारे बच्चों को देखा था, जो पेपर आया था वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल। लेकिन हुआ क्या, टाइम लिमिटेशन हो गया, एग्जाम प्रेशर हो गया, पढ़ रहे हैं रात रात में, सुबह पेपर देने जा रहे हैं, आंखों में नींद भरी हुई है, बिल्कुल ऐसे लाल आंखें करके घूम रहे हैं। ऐसा सब कुछ नहीं करना है अपन को, पहले से रिलैक्स होके पढ़ो, कम कम पढ़ो, लगातार पढ़ो, आराम से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, किसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, हाइड्रोजन अलग रह जाए, सॉरी सल्फर अलग रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। H2O सल्फर H2 के फॉर्म में 2S के फॉर्म में मिलेगा हमको, ठीक है। सल्फर 2S के फॉर्म में मिलेगा, तो बैलेंस कर दीजिए, ये हो गया 2S और H2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी बैलेंस हो गई। ये क्या मिल गया हमें, सल्फर मिल गया, सल्फर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप जूम कर लीजिएगा, और ये है हमारा वाटर, ठीक है दोस्तों। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी, ये किसके ऊपर थी, ये थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो सल्फर था, सल्फर के साथ कौन ऐड था, हाइड्रोजन ऐड था, आपको दिख रहा है। ये जो सल्फर था, इसके साथ कौन ऐड है, हाइड्रोजन ऐड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया और सल्फर अकेला बचा, मतलब मैंने सल्फर में से हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो ये आपकी दूसरी चीज आ गई। अब हम बात करते हैं इस पे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाली कौन सी रिएक्शन लिख सकते हैं हम। जैसे मान लो हम लिख देते हैं जिंक, Zn, तो Zn की नॉर्मल से रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn2 प्लस इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन Zn ने लूज कर दिए, तो ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तक आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम रिडक्शन पे। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसमें जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूं, आपको सोडियम की रिएक्शन करवा देता हूँ, सोडियम की रिएक्शन में करवा देता हूँ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये रहा मेरा सोडियम और इसकी रिएक्शन मैंने आपके करवा दी हाइड्रोजन के साथ।
तो सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या देगी, NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH, दैट इज सोडियम हाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सोडियम भाई अकेला था, किसको ऐड कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, देखो हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिल गया तो क्या बना दिया उसने, सोडियम हाइड्राइड, मतलब ये रिडक्शन हो गया किसका, सोडियम का। ऐसे ही अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके दिखाऊं एक नॉर्मल सी प्रोसेस में, अगर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम, कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो सेम इसको उल्टा कर दीजिए। क्या करिए, इसको उल्टा कर, Zn2+ है, उसको अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा भाई, उसमें क्या बन जाएगा, Zn मेटल बन जाएगा हमारा। ठीक है, जो Zn मेटल तो ये भी है, लेकिन हमारा Zn सिंपल सा जो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं वो पहले उसने डोनेट कर दिए थे, अब भाई वो वापस से गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं मैं, इसमें उल्टा लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट नोट्स वगैरह जो भी करना है कर लीजिए, 2 मिनट है। इसमें एक और चीज आती है, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है आज का, चैप्टर 1 का होमवर्क है, ये आज का नहीं है। देखिए मैं तीन क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास और ये फाइनल क्लास है चैप्टर 1 की, तो एक होमवर्क है आपके लिए इसी टॉपिक में। इसी टॉपिक में आप लोगों की एक होमवर्क है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एक आध एग्जांपल उनका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट ये आपका होमवर्क है, ये चैप्टर 1 का होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपनी कॉपी जो भी नोट्स कॉपी लिख रहे हैं लिख लीजिएगा, एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दोनों के देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों, तो अब जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है वो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया अच्छी चीज है भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछता जाता है, क्योंकि देखो आपने आपने रिडक्शन पढ़ा, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, इन दोनों को कंबाइन करके जो रिएक्शन बनेगी उसका नाम क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे उसका एक एग्जांपल होता है CuO की रिएक्शन जब हम करवाते हैं H2 के साथ। ठीक है, क्या बोला मैंने, CuO की रिएक्शन जब हम करवाते हैं H2 के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए जरा, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, CuO है, H2 है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड नाम में लिख चुका हूं, कॉपर ऑक्साइड, और ये H2 आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब मैं करवा रहा हूं तो मेरे पास बनेगा H2O प्लस Cu। अभी मैंने आपको बताया था Cu मेटल है, अच्छी बात है, लेकिन हाइड्रोजन Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो H2O बन गया प्लस Cu बन गया, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, Cu कॉपर, H2 वाटर हो गया, ये वाटर हो गया मेरा और ये कॉपर। चलिए अब थोड़ा फोकस हो जाइए, 1 मिनट की बात है बस। Cu के पास ऑक्सीजन था, Cu पहले अमीर हुआ करता था, ऑक्सीजन के साथ लेके बढ़िया दमदारी से चलता था, अपनी बट में चलता था। इसका मतलब जो CuO है अब उससे ऑक्सीजन हट गया, अब उससे ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जिससे ऑक्सीजन हटा दिया जाए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, क्या किया जाए, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए, क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, रिडक्शन लिख दीजिए। ठीक है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है भाई, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, CuO चेंज हो रहा है किसमें, कॉपर में चेंज हो रहा है। दूसरा H2 हाइड्रोजन जो था, क्या इसके पास पहले ऑक्सीजन था, नहीं था, लेकिन अब इसको ऑक्सीजन मिल गया, H2O बन गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर हीट लिख लीजिएगा, हीट के इन दोनों को हीट करते हैं साथ में। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही साथ रिएक्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक हमारे पास, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पूछा जाता है हमसे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या पूछा जाता है, एक होता है कोरोजन और दूसरा होता है रेसिडिटी। एक एक से समझेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कोरोजन। ठीक है, स्पेलिंग सही है भाई, स्पेलिंग पे ध्यान देते रहिएगा। देखिए स्पेलिंग, हमारी इंग्लिश अगर सही होती तो हम भारत नहीं रह रहे होते भाई, कहीं बाहर आउट ऑफ वर्ल्ड कहीं चल रहे होते हम बाबा।
ठीक है, बस ये इंग्लिश ही तो काम खराब करती है हमारा। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखा है भाई, नॉर्मल सी प्रोसेस है, घर में लोहा पड़ा है जंग लग गई, ठीक है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। द कोरोजन ऑफ आयरन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, रस्टिंग। क्या नाम दिया गया है, रस्टिंग। नॉर्मल सा जब भी हमारा मेटल एटमॉस्फेयर में ऊपर ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में, तो जो मॉइस्चर रहता है वो धीरे धीरे उस मेटल को खराब करने लगता है, ईट कर लेता है, उसको खा जाता है, उस मेटल को, उसकी कमजोरी ला देता है उसके अंदर, है ना, फिर वो मेटल उतना यूजफुल नहीं बचता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating up of metal when it is exposed मतलब खुला छोड़ देते हैं, when it is exposed to air and moisture, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब वही एग्जांपल सेम हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई आयरन पे रस्ट लग गया है, घर में आयरन को कैसे बचाते हो रस्ट करने से, तो टू प्रिवेंट इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट मतलब बचाना, क्या करते हैं, सबसे पहला तो हम पेंट करते हैं उस पे, क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उसकी, ठीक है। दूसरी चीज एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस है, ये थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर में भी है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। हमने रेलवे ब्रिज देखे हैं बढ़िया, वहां पे जो लोहे के खंभे रहते हैं उनका कलर सिल्वर कलर दिखता है, कैसा कलर दिखता है, सिल्वर कलर दिखता है। तो जो गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन में जो हमें सिल्वर कलर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिखता है, जिंक की वजह से। ये जो लोहे के खंभे वगैरह हैं इनको मोल्टन जिंक में, मतलब जिंक लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसके अंदर डिप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, ये जो हमारा पाइप है इसके अराउंड एक लेयर बन जाती है जिंक की, जो कि लेस कोरोसिव होती है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती और अगले 2-5 साल तक हमारे जो आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, और किससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं भाई इसको, इफेक्ट्स तो पता ही होंगे भाई, कोरोजन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हमारी कार बॉडीज खराब हो जाती है, हमारा आयरन आर्टिकल या हमारे जो भी मेटल आर्टिकल्स है ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कोरोजन के इफेक्ट हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारा आता है रेंसिडिटी। चलिए, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास रेंसिडिटी। एसिडिटी नहीं भाई, रेंसिडिटी यार, कह रहे हैं एसिडिटी मतलब बिल्कुल ही कान वान में रुई लगा के आते। चलो, रेंसिडिटी बढ़िया चीज है, एक नंबर। छोटे थे, कुरकुरा लेने गए बढ़िया दुकान वाले अंकल से, अंकल ऐसे बड़ी सी मूंछें, मेरे जैसी गंदी शकल के अंकल बैठे रहते हैं दुकान पे, बढ़िया लगते हैं वो भी, ठीक है। तो क्या हुआ, आप गए दुकान पे कि अंकल कुरकुरा दे दो, अंकल ने ऐसे टेबल के नीचे हाथ डाला और एक पैकेट निकाल के दिया जिसमें हवा नहीं थी, तो अपन अंकल से क्या कहते हैं, अंकल जी ये नहीं, हवा वाला पैकेट दो हमको, क्योंकि जिसके अंदर हवा भरी होती है उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंसिडिटी नहीं होती और उनका हमें टेस्ट अच्छा आता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो इस रेंसिडिटी में भी क्या होता है, जो हमारा फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो लिख दीजिए, द प्रोसेस ऑफ oxidation of food material when it is exposed in air, से मतलब ऑक्सीजन का है, when it is exposed in air, ठीक है। आगे क्या होता है भाई, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, it smells and tastes bad, ठीक है। उसका जो स्मेल है और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। जो कुरकुरा है उसपे, अरे नॉर्मल सी प्रोसेस है यार भाई, घर में मम्मी कहती है नमकीन पे तेल चढ़ गया है, नमकीन खराब हो गई है, नमकीन पर तेल चढ़ जाना, तो वो तेल चढ़ जाना मम्मी हिंदी में बोल रही है, तुमको हिंदी नहीं आती, उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। हमारी इंग्लिश काफी अच्छी है, अभी पढ़ ली हमने बीच बीच में तुम्हें पढ़ाते हुए, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होता है। जब उसको हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो वही रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट क्या क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहला फिलिंग नाइट्रोजन इन फूड पैकेट्स, ठीक है, फूड पैकेट्स। चलिए, ये पहला रिएक्शन हो गया।
दूसरा क्या हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करें, एयर TIGHT टाइट कंटेनर, ठीक है। कैसे कंटेनर का यूज करें, कंटेनर चलो कैसे कंटेनर्स का यूज करना है हमें, एयर टाइट कंटेनर का यूज करना है, फिलिंग नाइट्रोजन इन फूड पैकेट्स, ठीक है। नाइट्रोजन की जगह आप इनर्ट गैसेस का भी यूज कर सकते हैं, इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट ना करती हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं। चलिए तो ये हमारे कुछ लास्ट टॉपिक थे, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 1 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। अच्छा दोस्तों, जब भी आप शेयर करते हैं तो आप चैनल पे जैसे ही जाएंगे, साइंस विद शर्मा जी हमारे चैनल का नाम है, साइंस विद शर्मा जी चैनल पे आप जैसे ही जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट का नाम दिखेगा प्रारंभ। क्या नाम दिखेगा इसका, प्रारंभ नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, प्रारंभ नाम से प्रारंभ प्लेलिस्ट होगी ये, ठीक है। इसमें आपको साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट मिल जाएगा और पूरी 10th की साइंस आपको प्रारंभ प्लेलिस्ट में मिलेगी। कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगी, पूरी साइंस की जो 10th होगी जिसमें आप नोट्स बना सकते हो, वो आपको प्रारंभ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कमेंट करके बताइए, जो भी मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया, आपको चैप्टर कैसा लगा, पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करूँ फिजिक्स का, क्योंकि जो अब आपके अगले एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड वगैरह आने वाले हैं, उनमें पूछा जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मैं 10th का साइंस सिलेबस खत्म कर सकूं उतनी जल्दी मैं सिलेबस को खत्म करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।